अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर आतिफ अशरफ एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में। इमरान खान ने कल एक पब्लिक एड्रेस किया और उस एड्रेस में उन्होंने बहुत ही संगीन नौइयत के इल्ज़ामात भी लगाए और गैर पार्लिमानी अल्फाज जैसा कि बेशरम, बेगैरत और बेज़मीर जैसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए चेयरमैन नैब के लिए और बाकी उन स्टेक होल्डर्स के लिए जो वो समझते हैं कि वो इस वक्त पाकिस्तान के हालात और उनकी जो है गिरफ़्तारी और ये सारी सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं। तो उस जो पब्लिक एड्रेस था, उनका जो स्पीच थी, उसके टोटल 6 बड़े अहम तरीन नुक्ते हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ और हर नुक्ते को हम एक्सप्लेन करेंगे कि उसका मतलब क्या है, मकसद क्या है, पस मंज़र क्या है और इसकी क्या इम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो सबसे पहले बेसिकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी DGISPR की प्रेस स्टेटमेंट के रिएक्शन में कि जब वो गिरफ़्तार हुए और उनकी गिरफ़्तारी के बाद जब उनके जो जलाओ गिराव हुआ, उस जलाओ गिराव के रद्द अमल में एक ISPR ने प्रेस स्टेटमेंट जारी की जिसमें कहा गया कि PTI जो है वो सारी ज़िम्मेदार है और एक तरफ ये लोग PTI के जो लोग हैं ये फ़ौज की इज़्ज़त करते हैं, दूसरी तरफ फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो भड़काते हैं अपने। इसका ये लुबे लबाब था प्रेस कॉन्फ्रेंस का और उसका जवाब में ही इमरान खान ने कल का जो पब्लिक एड्रेस किया है और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो जो पहला नुक्ता है वो है तनकीद का नुक्ता। लाइक हम समझते हैं कि हम एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में तनकीद ज़्यादा नहीं कर सकते। इमरान खान ने हवाला दिया कि सोवियत यूनियन इसलिए टूटी थी कि उन्होंने तनकीद के दरवाज़े बंद कर दिए थे और जब तनकीद बंद हुई तो टूटने का रास्ता खुल गया। तो उनका ये मानना है कि सोसाइटी के अंदर तनकीद बर्दाश्त की जाए, मुकालमा होने दिया जाए ताकि हम हकीकत तक पहुँच सकें। तो नाज़रीन, ये क्यों ज़रूरी है, पहले इमरान खान का वो सुनते हैं खिताब का एक छोटा सा पीस, उसके बाद इस पर डिस्कशन करते हैं, उसके बाद बाकी नुक्ते खोलेंगे। आज जिस आदमी ने साजिश करके गिराया वो जिम्मेदार है और अगर आप में बर्दाश्त हो तनकीद की, क्योंकि तनकीद से इस्लाहत होती है। आप एक माशरे से, अदारे से, एक इंसान आप तनकीद खत्म कर दें वो मर जाता है। सोवियत यूनियन क्यों टूटी? क्योंकि वहां तनकीद खत्म। तो नाज़रीन, जैसा कि एज़ कम्युनिकेशन स्टूडेंट हम हकीकत तक कैसे पहुंच सकते हैं, फ़र्ज़ करें कि ये तनकीद क्यों ज़रूरी है, थोड़ा सा मुझे ये इलेबोरेट करने दें। देखें, एक जगह पे 9 लिखा हुआ है और जो बंदा खड़ा है बाएं तरफ उसको वो 6 लग रहा है और जो बंदा खड़ा है दाएं तरफ उसको वो 9 लग रहा है। तो दाएं वाला बंदा कह रहा है 6 है, बाएं वाला कह रहा है 9 है। दोनों अपनी अपनी जगह पे दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन असल में हकीकत क्या है? हकीकत वो है जो कि उन दोनों को और लिखे हुए हिस्से को देखने वाला तीसरा बंदा कोई देख रहा है। तो इसलिए ये क्यों मुकालमा ज़रूरी है कि अगर जब तक हम वन साइडेड एक इंफॉर्मेशन सुनते रहेंगे, उनको कंज्यूम करते रहेंगे, तो हम अपने जहन में एक रियलिटी को कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे। मे बी रियलिटी आउटसाइड कुछ और हो, लेकिन हमारी जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी है वो कुछ और हो सकती है और ये बेस करती है हमारे एक्सपोजर के ऊपर। हमारी जो हम मीडिया को एक्सपोजर हमारा होता है, हम जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं और उस एक्सपोजर की बेस के ऊपर हम अपनी एक परसेप्शन बनाते हैं, हमारी एक थॉट डेवलप होती है और वो थॉट डेवलप होती है हमारी प्री एग्जिस्टिंग थॉट्स की बेस के ऊपर, हमारा जो एक कॉन्टेक्स्ट बना होता है। तो इस तरह जब आप एक तरह की इंफॉर्मेशन देंगे और दूसरी तरफ की इंफॉर्मेशन देने का दरवाज़ा बंद कर देंगे, अगर मुकालमा नहीं होगा तो पब्लिक जो रियलिटीज़ देख रही है, जो कंस्ट्रक्ट कर रही है, चाहे वो गलत है या दुरुस्त है, उसको वो दुरुस्त मानेगी। तो उसको मे बी वो रोंग हो, मे बी जब आधी बात किसी को पता लगती है तो हो सकता है कि वो आधी बात की बेस के ऊपर एनालिसिस करें, उसकी बेस के ऊपर फैसले लें। तो आधी बात नहीं होनी चाहिए, मुकम्मल बात ऑडियंस तक पहुंचना उनका हक है। इसलिए इसको जो फ़िलॉसफी है, जो स्टेटमेंट्स को पढ़ने की, समझने की, इसको जो फ़िलासफ़र कहते हैं हर्मेन्यूटिक्स के नाम से जानते हैं। जो हर्मेन्यूटिक्स है वो ये कहती है कि आप इंटरप्रेट करने को स्टडी करें कि लोग किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, किस तरह तशरीह करते हैं बयानात की, स्टेटमेंट्स की, और किस तरह से मीडिया कंटेंट को पढ़ के अपने अंदर एक इमेज बनाते हैं। तो लिहाजा ये तनकीद का रास्ता बड़ा ज़रूरी है, ये खुलना चाहिए। और चूँकि मैंने भी मीडिया में तकरीबन 15 साल गुजारे हैं, बहुत सारे चैनल्स में काम किया, बहुत सारी न्यूज़ को जो है वो प्रोड्यूस किया, बहुत से प्रोग्राम्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए, तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस वो यही कहता है कि जब तक आप आवाम तक, पब्लिक तक न्यूट्रल जर्नलिज़म की रसाई नहीं देंगे, आवाम कंफ्यूज भी होंगे और उन तक सच्चाई अगर ना पहुँचे तो वो उनके डिसीजन गलत भी हो सकते हैं। और इस तरह जो कि डिसीजन हमने देखा कि जैसे ही जिस तरह ये इमरान खान के गिरफ्तारी के बाद जो कुछ हुआ, तो लोगों के जहन में जो भी रियलिटी की शेप हुई भी थी, उन्होंने उसकी बेस के ऊपर एक्शन लिए और जो रियलिटी उनके जहन में शेप है
उन्होंने उनकी बेस के ऊपर भी रिएक्शन लिए। तो आइदर वेज में ये प्रॉब्लम दोनों तरफ से हो रही है। एनीवेज ये एक पहला नुक्ता उनका यही था कि तनकीद का दरवाज़ा खुलना चाहिए और मुकालमा होना चाहिए, ताकि अवाम और मुख्तलिफ हलके दोनों वो ख़ास तौर पर हकीकत को जांच सकें और पाकिस्तान को आगे लेके जा सकें। दूसरा उन्होंने कहा कि दोगला कौन, ये उनका दूसरा नुक्ता था। इस दोगला कौन का मतलब यह है कि उन्होंने हवाला दिया ISPR की प्रेस स्टेटमेंट का कि ये एक तरफ तो कहते हैं जी आर्मी की इज़्ज़त है और दूसरी तरफ आर्मी के खिलाफ ही भड़काते हैं। तो उन्होंने इसका जवाब किस तरह से दिया, ये ज़रा प्लीज़ पहले वो सुनिएगा। आपने ऐसी बातें की कि सबसे पहले कहा जी मैं दोगला हूं, कि मैं एक तरफ कहता हूं फौज मेरी है और दूसरी तरफ मैं उसकी तनकीद करता हूं या जो भी बुरा भला कहता हूं। आपने कहा कभी फौज को दुश्मन ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितने मैंने पहुंचाया। दूसरा आपने रिमार्क पास किया। और तीसरा आपने कहा कि हम अब क्रश करेंगे इनको। देखिए ISPR साहब, मेरी जरा गौर से बात सुनना। आप जब पैदा भी नहीं ना हुए थे तब मैं अपने मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट करता था। और आपको यह पता होना चाहिए कि जब वॉर ऑन टेरर हुई और जो पाकिस्तान की मिट्टी पलीत हुई दुनिया में कि हमारा गया जी फौज दोगली है, क्योंकि तब मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, ये हमारे से झूठ बोलती है, करती कुछ है कहती कुछ है, डॉलर्स हमारे से लेती है और दोगली गेम खेलती है। डबल गेम, दोगला तब नाम इस्तेमाल होता था। पाकिस्तान को वर्ड ही दोगला इस्तेमाल करते थे, डबल गेम का नाम करते थे। तो इन्होंने वो जो कुछ माजी के कुछ तलख हकीकतें खोली हैं, अपने सामने रखी हैं, और आपने सुना कि किस तरह उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया और कहा कि वो किस तरह फ़ौज के इदारे को हमेशा डिफेंड करते रहे हैं और ये हमेशा उनकी ज़िम्मेदारी रही है कि वो अपनी फ़ौज है, अपनी कौम है, और किस तरह पाकिस्तान के केस को दुनिया में उन्होंने इस्टेब्लिश किया। तो ये उन्होंने अपने आप को क्लियर किया कि वो अगर कोई ये समझता है कि वो दोगले हैं तो वो हरगिज़ दोगले नहीं हैं, बल्कि वो जो काम कर रहे हैं वो इस मुल्क के दिफा और उस मुल्क की इज़्ज़त और आइन और कानून की पासदारी और पाबंदी के लिए कर रहे हैं। तो इसके बाद तीसरा नुक्ता है उनके ऊपर FIR दर्ज होने का। उन्होंने आज खुल के बात की। तो उनकी टांग पे गोली लगी थी, तो उसके बाद उन्होंने कुछ लोगों को नॉमिनेट किया था जिसमें कुछ फ़ौज के लोग भी शामिल थे। तो उनका जो नाम था वो FIR में नहीं आया था, बल्कि FIR काटी नहीं गई थी। तो उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है और कहा है जी कि मेरा जो राइट होता है, मुल्ज़िम का राइट, जो आइन है वो राइट देता है मुल्ज़िम को कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने जो जिस पे उनको शक है उसके नाम FIR में दर्ज करवा सके। लेकिन एक साबिक पार्टी के PM की होते हुए, एक साबिक पार्टी के सदर और PM होते हुए उनको ये राइट भी नहीं दिया गया, जो कि इंसाफ की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने क्या कहा, पहले ये सुन लेते हैं। मुल्क का आइन ये कहता है कि जिसके ऊपर वारदात होती है उसका राइट होता है FIR कटवाना, तफ्तीश हो, फिर वो बेबुनियाद साबित होकर बेकसूर साबित हो जाए, बिस्मिल्लाह। कि उन्होंने FIR दर्ज ना होने के कॉन्टेक्स्ट में जो ISPR का नाम लेकर उनको इतना एक सख्त तरीन लक़ब से नवाजा है। और उन्होंने कहा कि जैसे आप कौन होते हैं ये करने वाले, फ़ैसला करने वाले, उनको बाकायदा तौर पर उनका ये कहने का मकसद ये था कि आइन और कानून अगर इजाज़त देता है एक मुल्ज़िम को अपनी मर्ज़ी का FIR नॉमिनेट करने के लिए, तो आप किस तरह से अपना एक्शन ले सकते हैं। तो उन्होंने बहुत ही सख्त तरीन जुमला था, ज़रा आप ये भी सुनिए। ISPR साहब फरमान दे रहे हैं कि हमारा तो बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया है। आप हैं कौन कहने वाले ये? किसने आपको राइट दिया है? लेकिन आप तो बैठ के फिरौन की तरह फरमान पास कर रहे हैं कि वो तो हमारा, मैंने तो गलत था। और ये कहना कि इमरान खान झूठ बोल रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। कभी ISPR ने इस तरह की बातें नहीं की। आप तो कूद के आगे पॉलिटिक्स में, आप पार्टी बना लें अपनी। जी, उन्होंने किस तरह शहाना रवैये की बात की। और ये वैसे तासुर भी यही है कि जो लोग समझते हैं, जब लोगों से बात हो तो वो ये कहते हैं कि फ़ैसले कहीं और होते हैं। अगर फ़ैसले कहीं और होते हैं तो वो जो फैसले जहाँ हो रहे हैं, अगर वहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, अगर वहीं से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आएगी, अगर वहाँ से कोई अपने दिफा में कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी, तो लोग फिर शायद खामोशी को कुछ रजामंदी या नीम रजामंदी समझ लें और अगेन वही वाली बात, आधी इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर कोई परसेप्शन डेवलप कर लें। अगर
ये तो डेफिनेटली एफआईआर दर्ज होने के बाद जब भी आप उसमें इंक्वायरी करते हैं तब नाम सामने आते हैं कि वाकई कौन जिम्मेदार है कौन नहीं, ये तो अदालतें बाद में फैसला करती हैं। लेकिन इस स्टेज के ऊपर एफआईआर दर्ज ना होना और नाम ना आना, मैं समझता हूँ इस मामले में जो है वो आईन और कानून के तकाज़ों को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। और अगर वैसे हम सब समझते हैं कि इदारों के अंदर अपना एक इंटरनल ऑडिट का बड़ा पक्का और मजबूत निज़ाम मौजूद है, और पाक आर्मी इज़ अ वेरी डिसिप्लिन्ड और बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है जिसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग ऑडिट सिस्टम है। तो अगर कोई ऐसी हरकत होती है तो उसके अंदर अगर सिस्टम इस तरह का है, तो अगर इंक्वायरी भी हुई है या नहीं हुई तो इसकी कम से कम इंफॉर्मेशन बाहर ज़रूर रहनी चाहिए ताकि लोगों को उनके सवालात के जवाब ज़रूर मिल सकें और कोई किसी तरह की गलतफहमी पैदा ना हो। अगेन वही वाली बात आ जाएगी कि अगर हम एक पार्शियल इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर, सेलेक्टिव एक्सपोजर की बेस के ऊपर, हमारी जो सेलेक्टिव एक्सपोजर की बेस पर सेलेक्टिव परसेप्शंस बनेंगी तो उससे फिर हम रियलिटी से दूर हो जाएंगे, फिर हम वो एक्शन करेंगे जिससे मुल्क को नुकसान होगा। तो इसलिए अगेन ये बात भी वहीं जुड़ती है कि मुकालमा कितना ज़रूरी है। तो उसके बाद जो उन्होंने चौथा जो पॉइंट दिया वो था एबटाबाद ऑपरेशन की। उन्होंने बड़ी खुल के आज बात की। उन्होंने कहा कि जब एबटाबाद ऑपरेशन हुआ, जब अमेरिकन आए और एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को मार के उनकी लाश को ले गए, उस वक्त जो गवर्नमेंट थी, आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे और जनरल अशफाक परवेज़ गिलानी साहब आर्मी चीफ थे। तो वो कह रहे हैं इस वक्त सांप सूंघ गया था ये तमाम लोगों को, और वो खुद थे अलान। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद को डिफेंड किया कि वो इमरान खान ही थे जिन्होंने दुनिया को बताया और उन्होंने आर्मी को, अपनी फ़ौज को, अपने इदारों को डिफेंड किया इस ऑपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में। उन्होंने क्या कहना था ज़रा पहले ये भी सुनते हैं। जब उसामा बिन लादेन, जब वो एबटाबाद में जो वो हादसा हुआ, आपको पता है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के ऊपर जो गुजरिया आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा हमारे से पैसे ले रहे हैं और उसी को अपने एकेडमी के पास एबटाबाद में पाला हुआ है। जो हमें जिल्लत मिली तब कौन बोला आपके लिए? यहां तो कोई सांप सूंघ गया था, यहां तो आर्मी चीफ के मुंह से चून ही निकल रही थी, यहां तो कोई बोलता ही नहीं था, ना प्राइम मिनिस्टर तब वो गिलानी था ना जरदारी। 4-5 दिन सन्नाटा छाया हुआ था, वो आके मार के चले गए। हमारे मुल्क में, दुनिया में जलील हुए हम। मैं बोला था। अच्छा, एबटाबाद ऑपरेशन हो गया, लेकिन अगेन सवालात सबके जहन में हैं, लेकिन अगेन उसका भी अगर जवाब नहीं आएगा तो फिर डेफिनेटली गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। लिहाजा ये जो जितने भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं? अगेन वही बात जुड़ती है कि शायद कोई पार्शियल इंफॉर्मेशन शेयर की गई है। मुकम्मल पिक्चर जब तक शेयर नहीं होगी शायद ये सवालात रहें। तो इसलिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा इदारों को भी और बाकी जो मुक़्तदर हल्के हैं उनको भी कि अवाम तक सच पहुंचाएं। और ये अवाम बहुत समझती है, अवाम को काफ़ी अदराक है। ये द पब्लिक इज़ वेरी पॉलिटिकल अवेयर्ड। ये 21st सेंचुरी है और डिजिटल दौर है। हर बंदा सिटीजन जर्नलिस्ट है, हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बंदा अपना ओपिनियन शेयर कर रहा है। तो इस माहौल के अंदर अगर आप जितना दबाएंगे तो ज़्यादा उससे गलत फहमियाँ पैदा होंगी। जो 5वां नुक्ता था वो था फ़ौज का इमेज। तो उन्होंने क्लियर किया, खुद की अपनी पोजीशन क्लियर की कि फ़ौज का इमेज ख़राब करने में वो जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कौन जिम्मेदार है ये ज़रा आप खुद उनकी ज़ुबानी सुनिए। मैं सारी जगह अपनी फौज को डिफेंड किया है। मेरे 3.5 साल में देखें कि पाकिस्तान फौज का इमेज ऊपर था या नीचे था। जरा उठा के देखें, आपके सामने है वो। क्या फौज का इमेज ऊपर गया या नीचे गया? फौज को लोग पसंद करते थे। जब एक आर्मी चीफ ने मेरी कमर में तो चाकू मारा, लेकिन पाकिस्तान के बदनाम तरीन मुजरिमों को आके ऊपर बैठा दिया, तो क्या मेरी वजह से फौज को बुरा भला कहा गया या उस आदमी की वजह से जिसने, उसने क्या समझा कि लोग ये बताए ना, क्या लोग चूंटियां हैं? क्या लोगों में अकल नहीं है? क्या लोग बेवकूफ हैं कि जिधर आप लगाएंगे उधर लग जाएंगे? क्या लोग 30 साल से इन लोगों को नहीं जानते थे? मैंने नहीं बुरा भला कहा फौज को। जो आर्मी चीफ के एक्शंस थे उसने इसकी हमारी फौज को बुरा किया, उसकी वजह से हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ। क्या वजह है कि फौज के खिलाफ ये परसेप्शन इस तरह जहरीली हो चुकी है कि लोग जब एक पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर लोग हिट कर रहे हैं फौजी इंस्टॉलेशंस को, वाई? तो इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। इसका जवाब मेरे ख्याल में इदारा खुद ही दे सकता है। ये इदारे को इंटरनली कुछ सोच को
जो है वो डेवलप करके इसका कोई रेमेडी खुद ही देखना होगी, ताकि जो तासुर है ये ज़ाइल हो सके और लोगों के अंदर जो फ़ौज का इमेज है वो दोबारा से वैसे ही बहाल हो जिस तरह असल में इसका इमेज बहाल होना चाहिए और असल में जो है। तो अगेन ये परसेप्शन के सारे खेल हैं, तो परसेप्शन चेंज करने के लिए एक्शन को चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ स्टेटमेंट से गुजारा नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा हर स्टेक होल्डर को अपने गिरबान में, और ख़ुद को रिफ्लेक्ट ऑन करने के बाद कुछ एक्शन के साथ पब्लिक को कुछ बताना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स, और वर्ड्स से आगे चल के जब तक हम एक्शन से कुछ चीज़ एस्टैब्लिश नहीं करेंगे तब तक जो है वो ये गलतफहमियाँ पैदा रहेंगी। उसके बाद जो आखिरी नुक्ता था वो था चेयरमैन नैब का नुक्ता। ये बहुत सख्त तरीन नुक्ता था। उन्होंने पहली दफ़ा अपनी रिहाई के बाद इन्होंने खिताब किया, उन्होंने पहली दफ़ा अलकादिर ट्रस्ट के ऊपर बात की। ये बेज़मीर आदमी, इसको शर्म नहीं आई कि वारंट निकाल रहे एक ट्रस्ट के ऊपर, एक ट्रस्टी होने पे। एक तो ये जाहिर होगा क्योंकि इससे कोई बेहतर केस ही ढूंढ लेता, क्योंकि और केस कोई मिल नहीं रहा था। दूसरी शर्म नहीं आई कि एक घर की पर्दादार खातून के ऊपर आपने एक वारंट निकाल दिया अरेस्ट का, और यहाँ पुलिस आ गई उसको पकड़ने के लिए। शर्म नहीं आई? घर में आपकी औरतें नहीं है, या आप इतने बेशर्म है कि आपकी औरतों से ये कुछ करेगा तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप इतने बेगैरत हैं। और जो आपको हैंडलर्स जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत है, क्योंकि किसी कोई गैरतमंद आदमी, ऑनरेबल आदमी ऐसी हरकत नहीं कर सकता जो आपने की है। बेजमीर भी हैं, बेगैरत भी हैं, छोटी सी तनख्वाह के ऊपर अपना जमीर बेच रहे हैं आपकी, ये इतनी सी औकात और कीमत है। तो नाज़रीन देखा आपने, उन्होंने ना सिर्फ चेयरमैन नैब बल्कि उनके हैंडलर्स का भी जिक्र किया। हैंडलर्स कौन है ये उन्हें बेहतर मालूम होगा, लेकिन अगेन वही परसेप्शन आ रही है, एक पॉपुलर लीडर के मुंह से जो अल्फाज अदा हो रहे हैं वो हैंडलर्स के अदा हो रहे हैं। और हैंडलर्स कौन है ये डेफिनेटली ये सब लोग जो समझते हैं, जो अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इसको परसीव करते हैं, उन्हें अपने तय देखना चाहिए कि ये परसेप्शन क्यों है और इसको हम कैसे इसकी रेमेडी कर सकते हैं। तो ये था आज का वीलॉग, और ये तमाम नुक्ते आपके सामने रखे, इनका एनालिसिस किया। और लेकिन इन तमाम नकात के बाद एक और चीज़ बड़ी अहम जो सामने आई है वो ये है कि आप इमरान ख़ान बड़े खुल्लम खुल्ला बयान दे रहे हैं उन इदारों के ख़िलाफ़ जिनके ख़िलाफ़ पहले इमरान ख़ान कभी नहीं बोले, और कभी जब वो गवर्नमेंट में थे उन्होंने हमेशा कभी ऐसी बात नहीं की। जब आप गवर्नमेंट में थे तो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, तब आपने अपने पावर यूज़ क्यों नहीं की, तब आपने क्यों उनकी बातें मानते रहे हैं, उनको बल्कि यूज़ करते रहे हैं इन इदारों को, इन तमाम स्टेक होल्डर्स को। तो अब जब खुद पे बात आई है, जब आप अपोजिशन में आए हैं, तो आपकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल अगेंस्ट हो गई है, और आप बिल्कुल एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट के एक आइकन के तौर पर उभर के सामने आने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हालांकि आप पे इल्ज़ाम है कि आप खुद इनके कंधों में चढ़ के आए हैं और आपने इक़्तिदार भी इनके कंधों पे चढ़ के ही लिया है। तो लिहाजा मीठा मीठा हप हप कड़वा थू थू वाली जो बात है, इससे भी परहेज़ करना ज़रूरी है। तनकीद ज़रूर करें, लेकिन थोड़ी सी तहज़ीब और तहम्मुल के दायरे में रह के करें, और खामखा इल्ज़ामात लगाने से बेहतर है कि आप रियलिटी तक पहुँचने के लिए सिर्फ फैक्ट्स का सहारा लें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।